नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं DSSB TGT हिंदी फीमेल्स का 4 सितंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं इन प्रश्नों। प्रश्न 1, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? 1 शांत, 2 विद्रोही, 3 प्रकृति प्रेमी, 4 व्यंग्यात्मक। इसका विकल्प 2 सही है, विद्रोही। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अज्ञेय जी ने शेखर के रूप में अपना चरित्र वर्णित किया है, लेकिन अज्ञेय जी इस बात को नहीं मानते हैं। तो शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी में शेखर आदर्शवादी सिद्धांत प्रिय युवक है, जिसे पराधीनता स्वीकार नहीं है और जो अपने तर्कों से समाज को बदलने के लिए विद्रोही प्रवृत्ति अपनाता है। देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? 1 मन्नू भंडारी, 2 बंग महिला, 3 राय कृष्ण दास, 4 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका विकल्प 2 सही, बंग महिला। दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा रचित है। ये पहली हिंदी कहानी लेखिका मानी जाती हैं। ये कहानी 1907 में प्रकाशित हुई। इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार के कथानक का वर्णन किया गया है, जो काशी से इलाहाबाद तक की रेल यात्रा का इसमें वर्णन है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? नहीं है पूछा गया है। इसमें नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए कि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? 1 प्रतिदिन, 2 छुटकारा, 3 मुखौटा, 4 आकाशदीप। इसका विकल्प 4 सही, आकाशदीप। आकाशदीप ममता कालिया जी का कहानी संग्रह नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं। इनके कहानी संग्रहों की संख्या है 5, जो इस प्रकार हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। इन 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की 70 कहानियां संकलित हैं। इसके अतिरिक्त ममता कालिया जी का कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? 1 छुटकारा, सीट नंबर 6, उसका यौवन, 1 अदद औरत, जांच अभी जारी है, निर्मोही, मुखौटा, बोलने वाली औरत, थोड़ा सा प्रगतिशील, खुशकिस्मत। तो इस प्रकार से ममता कालिया जी के कहानी संग्रह है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? 1 व्यंग्य गीत, 2 प्रेम गीत, 3 रौद्र रूपी कविता, 4 संबोधन गीत। इसका विकल्प 4 सही है, संबोधन गीत। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, सिंदूर की होली
नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? 1 अंबिका दत्त व्यास, 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, 3 राम कुमार वर्मा, 4 लक्ष्मीकांत मिश्र। इसका विकल्प 2 सही, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका विकल्प 2 सही, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये एक समस्यात्मक नाटक है। इनके नाटक के 2 भाग हैं, एक तो समस्या प्रधान और दूसरा ऐतिहासिक नाटक। ये समस्या प्रधान नाटकों के जनक माने जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समस्यात्मक नाटक के जनक कौन है, तो आपको उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब इस नाटक में भी इन्होंने नारी की समस्या का चित्रण किया है कि किस प्रकार से जो नारियां विधवा हो जाती हैं, या जैसे प्रेम विवाह या विधवा को यहाँ क्या माना जाता है कि अभिशाप माना जाता है। तो इसी सब नारी की समस्या का इन्होंने चित्रण किया है और उसका समाधान भी किया है इस नाटक के माध्यम से। जैसे कि इसकी नायिका कौन है? इस नाटक की नायिका है चंद्रकला, जो डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल जी की बेटी थी। और ये जो है एक रजनीकांत नाम का युवक होता है, जिसको पहली ही नज़र में देखकर इनको उनसे प्रेम हो जाता है और यमुना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं रजनीकांत जी के ऊपर। फिर क्या होता है, इनकी हत्या कर दी जाती है रजनीकांत जी की। तो जब ये अस्पताल में होते हैं तो इनका जो मृत शरीर होता है, तो ये अस्पताल में जाकर और वहाँ इनके हाथ से जब ये मृत दशा में होते हैं तो उनसे अपनी मांग भरवाती हैं। तो इस प्रकार से ये नारी की समस्या और उसके समाधान की व्याख्या इस नाटक में की गई है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? 1 कुटज, 2 विचार और वितर्क, 3 अशोक के फूल, 4 साहित्य सहचर। इसका विकल्प 3 सही है, अशोक के फूल। अशोक के फूल की गरिमा व उसके पतन के लिए इतिहास के साथ मानव जाति के विकास व पतन की कथा है। कहने का अर्थ ये है, अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, इसमें इन्होंने इस फूल के माध्यम से, अशोक के फूल की माध्यम से उसकी गरिमा और उसके पतन के इतिहास के साथ मानव जाति के विकास और पतन की कथा को जोड़ा है। अशोक के फूल, इसका प्रकाशन वर्ष था 1948। विचार और वितर्क, इसका प्रकाशन वर्ष था 1957। कुटज, इसका प्रकाशन वर्ष था 1964। साहित्य सहचर, इसका प्रकाशन वर्ष था 1965। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? कहने का अर्थ ये है, इस प्रश्न का अर्थ ये है कि कौन सा रचना किस रचनाकार की नहीं है, मतलब कौन सी रचना और रचनाकार एक दूसरे से असंगत हैं। एक नागार्जुन युगधारा, 2 त्रिलोचन धरती, 3 केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, 4 शिव मंगल सिंह सुमन बीड़ा। इसका विकल्प 4 सही है, शिव मंगल सिंह सुमन बीड़ा। बीड़ा शिव मंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। तो पंत जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, युगांत और ग्राम्या। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? 1 शिव प्रसाद गुप्त, 2 कन्हैया लाल मिश्र, 3 देवी प्रसाद खत्री, 4 राम नारायण मिश्र। इसका विकल्प 2 सही है, कन्हैया लाल मिश्र। इसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 9, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? 1 नागार्जुन, 2 रागे राघव, 3 भवानी प्रसाद मिश्र, 4 रामविलास शर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, नागार्जुन। नागार्जुन जी एक प्रकार से कबीर की तरह ही समाज सुधारक थे, इसलिए इनको कुछ विद्वानों का मानना है कि इनको आधुनिक कबीर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 नागार्जुन, 4 भवानी प्रसाद मिश्र। इसका विकल्प 1 सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। हाँ, एक मित्रों आप लोग एक बात पे ध्यान रखिएगा, पंचवटी रचना यदि आ जाए, पंचवटी, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पंचवटी प्रसंग, क्या नाम पंचवटी प्रसंग आ जाए, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना होगी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: जयद्रथ वध, साकेत, सैरंधरी, बग संहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, यशोधरा और साकेत इनके महाकाव्य हैं। साकेत का प्रकाशन वर्ष था 1931 और यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1933 था। और एक बात पे और ध्यान दीजिएगा, नहुस इनकी भी रचना है और एक नहुस नाटक भी है। तो इनका नहुस जो है, जो इनकी रचना है, वो खंडकाव्य विधा की रचना है। और नहुस नाम का नाटक वो हिंदी का प्रथम नाटक है जो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? 1 विष्णु प्रभाकर, 2 धर्मवीर भारती, 3 मोहन राकेश, 4 गिरिजा कुमार माथुर। इसका विकल्प 3 सही है, मोहन राकेश। ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। मोहन राकेश के 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं, एक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा रचित है? ये हास्य व्यंग की रचना है। 1 नामवर सिंह, 2 रविंद्रनाथ त्यागी, 3 हरिशंकर परसाई, 4 राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प 3 सही है, हरिशंकर परसाई। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? 1 बांदा, 2 मैरीगंज, 3 बरेली, 4 हरदोई। इसका विकल्प 2 सही है, मैरीगंज। इसका विकल्प 2 सही है, मैरीगंज। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इनका पहला उपन्यास है। ये किस प्रकार का उपन्यास है? ये एक आंचलिक उपन्यास है।
आंचलिक का क्या अर्थ है? आंचलिक का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष से संबंधित। जैसे कि मैला आंचल उपन्यास जो है ये नेपाल की सीमा से सटे हुए उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े गांव मेरीगंज से संबंधित है। इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। उसमें इस प्रकार का वर्णन किया गया है गांव में लोगों को किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, मतलब उनके दुखद जीवन का चित्रण किया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, चित्राधार किस कवि की कृति है? 1 सोहनलाल द्विवेदी, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 राम कुमार वर्मा, 4 जयशंकर प्रसाद। इसका विकल्प 4 सही है, जयशंकर प्रसाद। चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक रचना है। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। रचना के एक प्रकार से इनकी पुस्तक है जिसमें कहानी, निबंध, काव्य सब कुछ है। वैसे जयशंकर प्रसाद जी ने अधिकतर खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, लेकिन ये इनकी प्रारंभिक रचना है। 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो इसमें जो है खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और जयशंकर प्रसाद बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये छायावाद के जनक हैं और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? 1 जानकी मंगल, 2 इंदर सभा, 3 यक्षगान, 4 एक घूट। इसका विकल्प 4 सही है, एक घूट। एक घूट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ और ये हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? 1 दुर्गा प्रसाद मिश्र, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 गोपाल राम गहमरी, 4 किशोरी लाल गोस्वामी। इसका विकल्प 4 सही, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: त्रिवेणी, प्रणयिनी परिणय, लवंगलता, आदर्श बाला, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, मालती माधव और मदन मोहिनी, गुलबहार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? 1 संस्मरण, 2 निबंध, 3 उपन्यास, 4 साक्षात्कार। इसका विकल्प 1 सही है, संस्मरण। संस्मरण जो है वो इसके बारे में आप लोग को पता है कि नहीं पता है, थोड़ा सा मैं संस्मरण की कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। संस्मरण वास्तविक होता है। संस्मरण में स्मृति के आधार पर अनुभवों का चित्रण किया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 1 2 शताब्दियों तक, 2 5 शताब्दियों तक, 3 1 शताब्दी तक, 4 4 शताब्दियों तक। इसका विकल्प 4 सही है, 4 शताब्दियों तक। इसका विकल्प 4 सही, 4 शताब्दियों तक। जैसे कि वीर गाथा काल या आदिकाल का समय क्या था? 1050 से 1375। उसके बाद भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। तो 1700 से 1920 ही हो गया 4 साल। और उसके बाद आधुनिक काल 1900 से आज तक।
देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है? नहीं है पूछा गया इसमें। 1 जुलूस, 2 मैलाचल, 3 गढ़कुंडार, 4 परती परिकथा। इसका विकल्प 3 सही है, गढ़कुंडार। गढ़कुंडार जो है ये फणीश्वर नाथ रेणुका नहीं है, यह वृंदावन लाल वर्मा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। इनके 3 मुख्य उपन्यास हैं। एक ये हो गया आपका गढ़कुंडार, झांसी की रानी और मृगनयनी। और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? 1 भवानी प्रसाद मिश्र, 2 श्याम सुंदर दास, 3 त्रिलोचन, 4 जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका विकल्प 2 सही है, श्याम सुंदर दास। इनके मुख्य आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार से हैं: हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा रहस्य, हिंदी के निर्माता भाग 1, मेरी आत्मकहानी, कबीर ग्रंथावली, साहित्यिक लेख। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 1 महादेवी वर्मा, 2 गिरिजा कुमार माथुर, 3 जानकी वल्लभ शास्त्री, 4 धर्मवीर भारती। इसका विकल्प 4 सही है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी के कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना अभी भी है, आदंत आदि। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? 1 रामविलास शर्मा, 2 अमरेलाल नागर, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 भीष्म साहिनी। इसका विकल्प 1 सही है, रामविलास शर्मा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? 1 अपभ्रंश, 2 अवहट्ट, 3 वैदिक संस्कृत, 4 लौकिक संस्कृत। इसका विकल्प 3 सही है, वैदिक संस्कृत। प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। इस संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इससे पुरानी भाषा कोई भी दूसरी नहीं है। और इसका सबसे प्राचीन रचना है वेद। वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। वैदिक संस्कृत बात क्या है कि लौकिक संस्कृत। यदि लौकिक संस्कृत का, लौकिक का क्या है? लोक प्लस इक, तो जो लोक में प्रचलित हो उसी को हम कहेंगे लौकिक। लौकिक संस्कृत में कई रचनाएं हैं, लेकिन इसके सबसे प्रसिद्ध और प्रथम रचना है रामायण, जिसके रचयिता हैं वाल्मीकि जी। फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद आती है आपकी पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी। फिर प्राकृत जो जैन धर्म की भाषा थी। फिर अपभ्रंश, इस अपभ्रंश को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया था और इसी अपभ्रंश के ग्रामीण रूप को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24,
देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? 1 मोनियर विलियम्स, 2 राधे श्याम शास्त्री, 3 आइजक पिटमैन, 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका विकल्प 1 सही है, मोनियर विलियम्स। ये मोनियर विलियम्स का कथन है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती पूछा गया इसमें। 1 बांग्ला, 2 कोंकणी, 3 संस्कृत, 4 गुजराती। इसका विकल्प 1 सही है, बांग्ला। बांग्ला जो है ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। इसकी उत्पत्ति कुटिल लिपि से हुई है। कौन सी लिपि से हुई है? कुटिल लिपि से हुई है। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब इसके बाद में इसका पार्ट 2 मतलब जैसे कि आपके हिंदी के 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद इसके आगे के 25 प्रश्न हम और लेके आएंगे, जो कि वीडियो पार्ट 2 होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।